नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनी कुमार टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि हमारी संस्था ने आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आई है, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी के प्रश्न करवा रहा हूँ। यह जो सीरीज है ये प्रश्नों पर आधारित है और इनमें ऐसे प्रश्न को शामिल किया गया है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना प्रबल हो। यानी कि अच्छे क्वेश्चनों का यहाँ पर कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं प्रश्न को। देखते हैं इस सीरीज में किस टाइप के प्रश्न आपको मिलते हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी क्या करेंगे, हर प्रश्न को ऑप्शन के साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं ये प्रश्न श्रृंखला है 7 और इनमें जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आए जिसमें नहीं हो, असत्य लिखा हो, आप क्या करेंगे, उसे अंडरलाइन कर लेंगे या तो गोला कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यही कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन में नर्मदा नदी है, दामोदर नदी है, चंबल नदी है और ताप्ती नदी है। ये 4 नदियों के बारे में बता रहा है। इन चारों में से उस नदी को बताना है जो भ्रंश घाटी में नहीं बहती। तो आप एक बात समझिए, भ्रंश घाटी होता क्या है या भ्रंश क्या होते हैं। हम जो है भ्रंश उसे कहते हैं कि 2 माउंटेन या 2 पर्वतों के बीच की वो सकरा जगह है जिससे होकर नदी गुजरती है, उसे हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। या हम कह सकते हैं कि इनमें जो है देखेंगे कि कौन सी नदी ऐसी है जो 2 माउंटेन के बीच में होकर बह रही है, 2 पहाड़ों के बीच होकर बह रही है। तो पहला हमारा है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम देखते हैं। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा श्रेणी की एक पहाड़ी है मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। देखिए, मैं आपको ज़्यादा लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। आप कोशिश करिए, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ लिखते जाइए। आपका एक बेहतरीन नोट्स कंप्लीट हो जाएगा नदियों के उद्गम से संबंधित। तो सतपुड़ा रेंज की जो श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, उसका एक पहाड़ है, पर्वत है, जिसका नाम है मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और अमरकंटक से निकलने के बाद ये नदी पूरब से निकलकर पश्चिम में आती है और पश्चिम में आके कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि देखिए अमरकंटक ये है, अमरकंटक की सबसे ऊंची, अमरकंटक से ये नदी निकली है और अमरकंटक से निकलने के बाद ये जाती कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में। अब खंबात की खाड़ी में गिरी है तो नर्मदा नदी के उत्तर में एक पहाड़ी है। नर्मदा नदी के उत्तर में क्या, एक पहाड़ी है जिसे बोलते हैं विंध्यन। क्या बोलते हैं, विंध्यन। और नर्मदा नदी के दक्षिण में ही क्या है, सतपुड़ा है। तो ये विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में बहती है। तो ये क्या हो गई, एक भ्रंश नदी हो गई। तो भ्रंश नदी हमारी है और पूछ कौन सा रहा, जो भ्रंश घाटी में नहीं बहती हो। अगली नदी हम देखते हैं, अगली नदी हमारी है दामोदर। तो दामोदर का जो उद्गम होता है वो देखेंगे आप कि दामोदर का उद्गम जो है, दामोदर का उद्गम देखेंगे, ये हमारा छोटा नागपुर पठार है। तो छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है और छोटे नागपुर पठार को ही 2 भाग में बांट देती है और जाके मिल जाती किससे, हुगली से। छोटे नागपुर के पठार का जो उत्तरी हिस्सा है इसको बोलते हैं हजारीबाग का पठार। क्या बोलते हैं, हजारीबाग का पठार। और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं रांची का पठार। क्या बोलते हैं, रांची का पठार। अब यही 2 पठार मिलके क्या बनाते हैं, छोटे नागपुर का पठार। अब ये 2 पठारों के बीच से बह रही है, यानी भ्रंश से बह रही है। तो ये भी नदी कैसी होगी, भ्रंश नदी हो गई। यानी नर्मदा और दामोदर दोनों भ्रंश नदियां हैं। अगला देखेंगे चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जानापावा की पहाड़ी। जानापावा की पहाड़ी से निकलती है और निकल कर जाती है कहाँ पर, राजस्थान में। और राजस्थान से आती है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में आगरा से प्रवेश करती है और इटावा में जाकर मिल जाती किससे, चंबल से। चंबल से मिलने वाली ये दाहिने तट की नदी है और ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसका उद्गम जानापावा की पहाड़ी, मिलती कहाँ है, इटावा में जाकर जो है यमुना से। अब देखिए ये जो है सीधे चली जाती है किससे, यमुना से मिलने।
ये जो दो पहाड़ियों के बीच से नहीं गुजरती, इसीलिए यह नदी क्या है, भ्रंश नदी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। अगला नदी हमारी कौन सी, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। हमें आंसर तो मिल गया, लेकिन अगले ऑप्शन को भी हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए अगली नदी हमारी है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का उद्गम, अब देखिए सतपुड़ा श्रेणी का ही एक पहाड़ है, पर्वत है, जिसका नाम है महादेव। महादेव से ताप्ती का उद्गम होता है। अब ताप्ती का उद्गम महादेव यानी मध्य प्रदेश से हुआ, और ये भी कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में, जहाँ पर नर्मदा गिर रही थी। और नर्मदा निकली कहाँ से थी, वो भी मध्य प्रदेश से, ये भी मध्य प्रदेश से। अब थोड़ा सा इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो जब डायग्राम से समझेंगे तो देखेंगे कि हमारे जो उत्तर में है, यानी इसके उत्तर में, किसके, यहां से देखिए, ये हमारी है, यहां से निकलती है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी के उत्तर में है सतपुड़ा, और ताप्ती नदी के दक्षिण में हमारी है अजंता। अजंता की पहाड़ी कहां पर है, ताप्ती नदी के दक्षिण में है, और निकलती कहां से है, महादेव पहाड़ी से, और गिरती कहां पर है, खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में गिरती है, और इसी खाड़ी में कौन सी और नदी गिरती है, नर्मदा गिरती है। तो ये दोनों नदियां निकलती हैं पूरब से और गिरती जाके पश्चिम में। ठीक है, अब ये भी क्या है, सतपुड़ा और अजंता के भ्रंश में बह रही है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये बताइए कि नर्मदा के उत्तर में कौन सी पहाड़ी है। तो नर्मदा के उत्तर में विंध्य, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा है। आपसे पूछा जा सकता है ताप्ती के उत्तर में कौन सी पहाड़ी है। तो ताप्ती के उत्तर में आप देखेंगे सतपुड़ा है, और ताप्ती के दक्षिण में अजंता है। तो हमारा आंसर हमको मिल गया था। आंसर हमारा क्या सही है, सी सही है। चंबल नदी भ्रंश घाटी नदी नहीं, यानी भ्रंश में नहीं बहती। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। इस जो प्रश्न को बहुत बारीकी, बहुत आराम से, इत्मीनान से पढ़िएगा। ये दे रखा है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के गंगा में मिलने से पहले उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी उसके दाहिने तट पर आकर मिलती है। ये हमारा एक सेंटेंस है, लेकिन अब इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं समझने के लिए, ताकि हमें प्रश्न जो है अच्छे समझ में आ जाए। अब देखिए इसको तोड़ते कहाँ से, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के, यहीं पे तोड़ लेते हैं। यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सी नदी सबसे बड़ी सहायक है, यमुना है। यमुना के गंगा में मिलने से पहले, यानी यमुना गंगा में मिल नहीं पाती है उससे पहले, यानी यमुना कहाँ मिलती है गंगा में, इलाहाबाद में। यानी यमुना के इलाहाबाद पहुंचने से पहले उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, किसकी, यमुना की, उसके दाहिने तट पर आकर मिलती है। यमुना के दाहिने तट पर आकर मिलती है। तो अभी अगर आपने प्रश्न को, जो मैंने पहला प्रश्न करवाया, उसको ध्यान से सुना होगा, आपने नोट किया होगा, तो इसका आंसर नहीं पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसमें बताया था यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी जो दाहिने तट से आके मिलती है इटावा में, याद आ गया। तो कौन सी नदी है, चंबल नदी। गुड, हमारा सही आंसर क्या है, चंबल नदी है। ठीक है, चलिए चंबल के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि निकलती कहाँ, जानापाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शन की। बाकी ऑप्शन हमारा केन नदी है। तो केन नदी का उद्गम ये भी मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में विंध्यन का भाग है कैमूर, कैमूर से निकलती है केन नदी। ये कहाँ से निकलती है, कैमूर से, कैमूर से निकलती है केन नदी। और ये बांदा में जाकर किससे मिलती है, बांदा में जाकर यमुना से मिल जाती है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अगली नदी हमारी कौन सी है, बेतवा है। बेतवा जो निकलती है ये विंध्यन से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, विंध्यन से निकलती है, और विंध्यन से निकल के जाके मिल जाती है हमीरपुर में। और हमीरपुर में किससे मिलती है, ये भी मिलती है किससे, ये भी मिलती है आपके यमुना से। तो चंबल, केन, बेतवा ये तीनों किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है। चंबल जो मिलती है इटावा में, केन मिलता है बांदा में, और बेतवा मिलती है हमीरपुर में, किससे, यमुना से। ठीक, अगली नदी देखते हैं। सोन नदी के बारे में दे रखा। तो मैंने अभी आपको बताया था अमरकंटक। अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है। तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकली थी, नर्मदा।
तो सोन नदी भी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से ही निकलती है, यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश से होकर कहाँ जाती है? बिहार में जाती है, और बिहार में जाकर पटना के पास गंगा के दाहिने तट से गंगा मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदी है कौन? सोन नदी। निकलती कहाँ है? अमरकंटक से। चलिए, तो हमें ऑप्शन पहले ही पता चल गया था, हमारा ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मध्य भारत में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। मैंने अभी आपको इसके ठीक पहले वाले प्रश्न में बताया था, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। तो बात किसकी कर रहा है? अमरकंटक की। ठीक, निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो कि गंगा के दाहिने तट से आकर मिलती है? समझे? अगर नहीं समझो तो दोबारा वीडियो जाके देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको वहीं मिल जाएगा। चलिए, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। इस बात को बहुत इत्मीनान और आराम समझिएगा कि ऐसे प्रश्न आते तो आपके एग्जाम में हमेशा हैं, आप इजी समझते हैं और ये गलत करके आ जाते हैं। तो हमें इसे इजी नहीं समझना, हमें इसे हर प्रश्न की तरह, जैसे हमारे बाकी प्रश्न हमने किए थे इससे पहले वाले सीरीज में, उसी तरह से इसे भी करना है। इन प्रश्नों को अच्छे से व्याख्या करेंगे ताकि हम देखेंगे कि हमारे कितने प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो चलिए सब इस जो प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो चंबल नदी किसकी सहायक है? पहली बात तो गंगा की पूछ रहा है, तो चंबल नदी यमुना की सहायक है, ये गलत हो गया। दामोदर ये जो है हुगली की सहायक है। सोन नदी ये आपकी गंगा की सहायक है। तमसा नदी ये भी आपकी गंगा की सहायक है। ये दो नदियां गंगा की सहायक। अब दोनों में कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर हमारा सी सही होगा। आप समझ गए होंगे क्यों सही होगा, क्योंकि जो है सोन नदी का उद्गम अमरकंटक, और अमरकंटक से निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश से होके जाती बिहार में, और बिहार में दाहिने तरफ से पटना में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी सही है। तमसा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तमसा का उद्गम, इसका भी उद्गम होता है कैमूर से, और कैमूर से निकलकर ये इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद में जाकर गंगा के दाहिने तट से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? गंगा से दाहिने तट पे मिलती, निकलती कहाँ? मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ी से। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है पूछा है। अब हम 4 नदी देखेंगे, रावी, ब्यास, चिनाब और सतलज। देखिए, बड़ा इजी प्रश्न है और आशा करता हूँ आप इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, कर चुके होंगे, लेकिन हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो रावी के बारे में बात करते हैं। रावी का उद्गम देखते हैं। रावी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप से हुआ, और रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, और रोहतांग दर्रे के पास से किसका उद्गम हुआ है? रावी नदी का। दूसरा हमारा ब्यास नदी। ब्यास नदी भी क्या? रोहतांग दर्रे के पास एक ब्यास कुंड है, उस ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम हुआ है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, यानी इन दो नदियों का उद्गम हिमाचल प्रदेश है। अगला है चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम, चेनाब नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, और ये 2 नदियाँ कौन सी हैं? आप देखेंगे, एक दर्रा है जिसका नाम बड़ा लाचला। बड़े लाचले के दर्रे के जो उत्तर से और दक्षिण से, उत्तर से एक नदी आती है उसको बोलते हैं चंद्र, और दक्षिण से आती है उसको बोलते हैं भागा। ये 2 नदियां मिलके बनाती हैं क्या? चेनाब। और बड़ा लाचला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, यानी कि इसका वो उद्गम कहाँ पर हो गया? भारत में हो गया। अब सतलज के बारे में बात करते हैं। तो सतलज का जो उद्गम है वो है राकसताल, और राकसताल कहाँ पर है? ये है तिब्बत में। तिब्बत में देखेंगे कि मानसरोवर झील के निकट राकसताल है, और मानसरोवर झील के निकट ही हमारा क्या है? कैलाश पर्वत है। अब इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत से हुआ है, और तिब्बत से निकलकर ये जाकर मिलती है किससे? चेनाब से। तो ये हमारा है आंसर क्या? सतलज। सतलज का जो है उद्गम कहाँ से हुआ है? राकसताल से, और राकसताल कहाँ पर है? तिब्बत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हम 5 की बात करें। प्रश्न संख्या 5 में देखें, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अब देखिए, ये प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? आपको मैप का सहारा लेना होगा।
या तो आपको मैप अच्छे से याद हो तो आप कर पाएंगे, या नहीं याद हो तो याद कर लीजिए। अक्सर जो एग्ज़ाम में हमेशा देखा गया है कि ये जो सीमावर्ती राज्य हैं उनको ज़रूर पूछा जाता है। तो सीमावर्ती राज्य की बात कर रहा है, पश्चिम बंगाल, इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। असम की सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। किस तक कहाँ लगता है मिजोरम? आप त्रिपुरा को ध्यान में रखिए। त्रिपुरा को तीनों तरफ से किस देश ने घेर रखा? बांग्लादेश ने घेर रखा है। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि त्रिपुरा के जो तीनों तरफ जो सीमा रेखा है उसको बोला जाता है शून्य रेखा। क्या बोला जाता है? शून्य रेखा। तो जब तीन तरफ से त्रिपुरा को बांग्लादेश ने घेर रखा है तो जाहिर सी बात है त्रिपुरा के समीप में कौन सा राज्य है? मिजोरम। तो मिजोरम की सीमा किससे लग रही है? बांग्लादेश से। ठीक है। असम की बात करें तो असम देखेंगे कि धुबरी घाट जो असम में है, जहाँ से क्या करती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश के ठीक ऊपर देखेंगे यानी उत्तर में, पूरब में देखेंगे असम में है, और पश्चिम में देखेंगे तो वो है पश्चिम बंगाल। सिक्किम एक ऐसा जो है राज्य है, थोड़ा सिक्किम का जो है हम देख लेते हैं क्या मैप बना के। अब मैप बनाएंगे तो देखिए ये वाला हिस्सा है नेपाल का, ये वाला हिस्सा हमारा सिक्किम है, और ये वाला हिस्सा हमारा भूटान है। ये हमारा है नेपाल, ये हमारा है भूटान, और ये हमारा है चीन। यानी ये तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से यानी तीन देशों से घिरा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ तक तो लगता है क्या? पश्चिम बंगाल, यानी ये सीमा हमारी है पश्चिम बंगाल की। तो अब देखिए यहाँ तक पश्चिम बंगाल है तो बांग्लादेश होने का सवाल ही नहीं था। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? बी। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? अब देखिए निम्नलिखित की बात कर रहा था, यानी ये जो नीचे लिखे हैं इनमें से पूछ रहा है। ठीक है। तो इनमें देखेंगे तो सबसे जो हम देखेंगे कि हमारे जो तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। अब हम जो क्रम वाइज लिखते हैं तो सबसे अधिक लंबी जिसकी जो सबसे लंबी तट रेखा है, पहला है गुजरात। पहला कौन सा है? गुजरात। दूसरा देखेंगे आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तीसरा हम देखेंगे ये है तमिलनाडु। चौथा हमारा है महाराष्ट्र। तो हम इसमें से मैच कर लेंगे, मिला लेंगे। ऑप्शन में क्या दे रखा है? कर्नाटक दे रखा, हमारे नहीं मैच हो रहा। महाराष्ट्र दे रखा, केरल और पश्चिम बंगाल। तो इनमें देखेंगे इसमें से सबसे लंबी जो तटीय रेखा वाली है वो हमारा क्या है? महाराष्ट्र है। तो हम क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। सबसे लंबी जो तट रेखा वाला जो राज्य है, सबसे नंबर 1 पे दिखेंगे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अगर प्रश्न में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया होता, यहाँ पर राज्य के साथ साथ ऑब्लिक लगा के लिख देता केंद्र शासित प्रदेश, तो हमारा आंसर यहाँ चेंज हो जाता। तो हम यहाँ लिखते क्या कि जो सबसे नंबर 1 पे रहेगा यानी सबसे बड़ी जो है समुद्री तटीय वाला राज्य हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि यहाँ राज्य की बात कर रहा, और अंडमान निकोबार क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं जो है आपको बताया गया। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, दे रखा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरी हुई है? यानी पूछ रहा है वो कौन सा प्रदेश है जिसकी सीमा तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरी है, यानी तीन तरफ से वो किसी दूसरे देशों से घिरा हुआ है। उसके बाद देखेंगे तथा उसके पश्चिम में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश बृहद हिमालय में स्थित है। बड़ा खतरनाक प्रश्न है। इसके ऑप्शन तो आपको बड़े इजी लग रहे हैं ना, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। जब तक इसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं। तो जम्मू कश्मीर देखेंगे। अगर हम अभी की बात करें तो जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बट गया। उत्तर वाला हिस्सा हो गया लद्दाख और नीचे वाला हिस्सा हो गया कश्मीर। तो लद्दाख और कश्मीर में बढ़ गया है जम्मू कश्मीर, क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अगर ये जम्मू कश्मीर भी होता तब भी इसका आंसर सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि पश्चिम की बात कर रहा है, तो पश्चिम हमारा जो है पाकिस्तान है। ठीक है। लेकिन अब देखेंगे जम्मू कश्मीर क्या है कि इसका पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा लगा हुआ है, बाकी देशों के साथ नहीं लगा हुआ। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है मिजोरम। मिजोरम का जो सीमा है वो किसके साथ है? वो म्यांमार के साथ है।
सिक्किम का सीमा देखेंगे तो सिक्किम को अभी मैंने इसके पहले वाले में आपको एक्सप्लेन किया था। आप देखिए इधर नेपाल है, इधर आपका जो भूटान है और इधर आपका चीन है। ये आपका नेपाल और पूरब में भूटान और उत्तर में चीन। तो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ सिक्किम, घिरा ना। और इसके पश्चिम में स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश है यानी नेपाल के बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है सिक्किम के पश्चिम में क्या है? नेपाल ही है, बृहद हिमालय में स्थित है। यानी कि नेपाल कहाँ पर स्थित है? बृहद हिमालय में स्थित है। तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा सी, सिक्किम। सिक्किम के पश्चिम में नेपाल है और नेपाल ही वो देश है जो बृहद हिमालय में स्थित है। अगर आपसे पूछता कि इसके पूर्व में जो देश है वो किस हिमालय में है, तो भी हमारा क्या है? बृहद हिमालय में स्थित है। भूटान भी बृहद हिमालय में स्थित देश है। चलिए, त्रिपुरा की जो सीमा रेखा है, मैंने अभी इससे पहले बताया कि ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसकी सीमा रेखा को शून्य रेखा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। 8 में देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब बात कर रहा है कि विचार करने के लिए पहला युग्म है हमारा कार्डमम की पहाड़ी, इसके सामने क्षेत्र है कोरोमंडल। दूसरा है कैमूर की पहाड़ी, क्षेत्र है कोंकण तट। तीसरा महादेव की पहाड़ी, क्षेत्र है मध्य प्रदेश। मिकिर की पहाड़ी, पूर्वोत्तर भारत। अब लिखा उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछ रहा है। अगर नहीं पूछता तो कोई और आंसर होता, सही पूछ रहा तो कोई और आंसर होगा। चलिए देखेंगे, कार्डमम की पहाड़ी कहाँ पर है? ये केरल और जो है तमिलनाडु की सीमा पर है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हमारी कौन सी है? कार्डमम की पहाड़ी है। इसी को बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। यानी कि हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कोरोमंडल तट है वो कहाँ पर है? वो तमिलनाडु का पूर्वी हिस्सा है और जो कार्डमम की पहाड़ी वो तमिलनाडु के पश्चिम में है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है कैमूर की पहाड़ी। तो कैमूर की पहाड़ी के लिए दे रखा क्षेत्र कोंकण। कैमूर की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में और कोंकण का तट है गोवा और महाराष्ट्र वाला। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। गोवा और महाराष्ट्र के तट को क्या बोलते हैं? कोंकण का तट। महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। महादेव की पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में है। ये सतपुड़ा श्रेणी का एक भाग है और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है। धूपगढ़ ही वो चोटी है जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, चलिए, जो महादेव पहाड़ी में स्थित है, ये हमारा सही ऑप्शन है। मिकिर पहाड़ी, मिकिर हमारा असम में पाया जाता है। जो मिकिर रेगमा है ये दोनों असम की पहाड़ियां हैं और असम क्या है? पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। यानी हमारा ये भी सही है। तो हमारा जो सही है 3 और 4, तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 ही हमारे क्या हैं? सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। 9 में क्या है इसको जानते हैं। ठीक, तो हमारा प्रश्न संख्या 9 है। चलिए बात करेंगे। ठीक है, इसमें दे रखा है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान में क्या क्या है? बड़ा इजी प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और आसान के साथ साथ इस प्रश्न की खासियत यह है कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप आसान समझ के छोड़िएगा नहीं, इसको करिएगा अच्छे से, क्योंकि एक एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो दे रखा तराई, दून, खादर, भाबर। अब आप देखेंगे, आसानी से जान सकते हैं कि जो है उत्तर हिमालय बात कर रहा, भारत के उप हिमालय की बात कर रहा है। तो उप हिमालय में जो हमारा क्षेत्र आता है वो आता है आप शिवालिक के दक्षिण वाला हिस्सा, यानी शिवालिक वाला पूरा का पूरा हिस्सा। शिवालिक के सहारे जो फैला समतल मैदान है उसको बोलते हैं तराई का मैदान, तराई का मैदान। ठीक, चलिए अब देखेंगे दून और द्वार। ये क्या है? घाटियां हैं। दून और द्वार, जो पूरब में घाटी है उसको द्वार कहते हैं, जो पश्चिम में है उसको दून कहते हैं। ये जो है शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाती है। खादर और भाबर, ये मिट्टी के प्रकार हैं। जो नवीन जलोढ़ होती है उसको बोलते हैं क्या? खादर। ठीक है, और आप देखेंगे जो प्राचीन होती है उसको बोलते हैं बांगर। ठीक है,
भावर प्रदेश यानी भावर क्षेत्र, तराई और भावर दो क्षेत्र हैं, ये उप हिमालय में पाए जाते हैं। भावर का जो क्षेत्र होता है उसमें जो पाए जाते हैं वो चट्टानी भाग से निर्मित, यानी जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, या हम कह सकते हैं गिरिपद में जो पाया जाता है उसे बोलते हैं भावर। ठीक है, ये समतल नहीं होता है, ये कैसा होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है, क्योंकि ये चट्टानी एरिया होता है, छोटे बड़े चट्टानों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर नदियाँ क्या होती हैं, जो नदियाँ पहाड़ियों से नीचे उतरती हैं, भावर प्रदेश में आकर क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं इनके चट्टानों के बीच में। तो आपको समझ में आया इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है, फिर आ गया नहीं है। ठीक, तो आप देखेंगे गारो, मिजो, लुसाई और मैकाल। तो आप इसको बड़े आराम से आप समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपको पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ याद होंगी तो गारो कहाँ पाया जाता है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में, और पूर्वोत्तर भारत में मेघालय क्या पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। अगला है मिजो की पहाड़ी मिजोरम में, और लुसाई की पहाड़ी आप देखेंगे ये भी कहाँ पाया जाता है, मिजोरम में, और इसका थोड़ा सा भाग देखेंगे आप मणिपुर में भी है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन आपका डी है, ये जो है ये पाया जाता है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जहाँ से नदियाँ निकली है नर्मदा और सोन। मैंने इससे पहले वाले आपको जो क्वेश्चन में बार बार बताया था कि मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का राज्य नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत में आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है संबंधित राज्य नहीं है। ठीक है, तो हमने अपने 10 प्रश्नों की सीरीज को बहुत अच्छे से कर लिया, और अब जो है आप लोग के बारे में थोड़ी सी चीज़ जानकारी मैं आप लोग को दे दूं। देखिए, हमारे जो संस्था है वो आप लोगों के लिए प्रश्नों पर आधारित सीरीज लेकर आई है, और बहुत बेहतरीन सीरीज है, जिसको आप चाहें तो जो है परचेज भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई जानकारी वीडियो संबंधित या क्लास से संबंधित चाहिए तो आप जो है हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दे रखा है, ये संस्था का नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और आप क्या करेंगे, आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा मनोबल जो है बढ़ेगा, हम और बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।